गांव के उस छोटे से घर में रामनाथ जी और उनकी पत्नी शोभा जी की खुशहाली साफ नजर आती थी। रामनाथ जी मेहनत से अपनी नौकरी करते और घर का खर्च चलाते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, खासकर उनका बेटा नौह जो अब जवान हो चुका था। बेटे का सपना था फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना। शोभा जी हर दिन बच्चों को समझाती कि मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी में तरक्की मिलती है। बेटी भी पढ़ाई में मन लगाकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। परिवार में एक प्यारा सा मेल था जहां सब एक दूसरे का सहारा बनते थे। रामनाथ जी ने बेटे की फौज में भर्ती के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। बेटे की खुशियों के लिए घर में उत्साह था। आने वाले समय में वे सब नए मुकाम हासिल करने वाले थे। एक दिन वो खास दिन आया जब उनका बेटा फौज में भर्ती होकर घर से दूर देश की सेवा करने चला गया। रामनाथ जी और शोभा जी के दिल में गर्व था, लेकिन साथ ही एक खलना भरा सा दर्द भी था। अपने बच्चे को दूर भेजना कितना मुश्किल होता है। माँ बाप के लिए बेटे का घर खाली हो जाना बहुत भारी था। शोभा जी अक्सर बेटे की याद में खो जाती और रामनाथ जी उन्हें समझाते कि ये त्याग देश के लिए है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। बेटे की फोन कॉल और चिट्ठियां घर में खुशी लेकर आती। वह अपने अनुभव, अपनी ट्रेनिंग और देश सेवा की बातों से परिवार को उत्साहित करता। इधर उनकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब रामनाथ जी और शोभा जी उसकी शादी के लिए अच्छे परिवार में रिश्ता देखने लगे। परिवार में एक नया दौर शुरू होने वाला था, जिसमें नए सपने और नए रिश्ते जुड़ने वाले थे। समय बीतता गया और एक दिन रामनाथ जी के घर एक अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़का भी बड़ा जिम्मेदार और समझदार था। एक अच्छा ऑफिस था। रामनाथ जी और शोभा जी ने सोच समझकर उस रिश्ते को मंजूर कर लिया। खुशियों की शुरू होगी। सारे गांव में शादी की धूम थी। घर में बच्चों की मुस्कान फिर से लौट आई थी। बहुत दिनों बाद रामनाथ जी का बेटा फौज से छुट्टी लेकर घर आया। घर में उसकी वापसी से जैसे जान फिर से लौट आई। सबने उसका स्वागत बड़े प्यार और सम्मान के साथ किया। शादी बड़े उत्साह और धूमधाम से हुई। परिवार के हर सदस्य की आंखों में खुशी थी और उम्मीदों का सागर उमड़ रहा था। इस तरह रामनाथ जी का परिवार नए दौर में कदम रहा था, खुशियों से भरा हुआ। शादी में जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी वह थी एक लड़की, भोली भाली, बेहद खूबसूरत, जिसका नाम था सिया ज्योति। वह मनीष की बहन राधा की दूर की रिश्तेदार थी जो ससुराल वालों के साथ शादी में आई थी। मनीष ने सिया को देखते ही दिल दे बैठा। उसकी सादगी और मासूमियत ने मनीष का मन मोह लिया था। राधा ने अपने भाई की खुशी देखकर सिया के परिवार से बात की और शादी की बात आगे बढ़ाई। धीरे धीरे दोनों परिवार राजी हो गए। मनीष जो छुट्टी पर घर आया था, उसी दौरान अपनी पसंद की लड़की से शादी कर बैठा। शादी धूमधाम से हुई। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। मनीष अपने जीवन का ये नया पड़ाव लेकर बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद मनीष और सिया अपनी शादी की खुशियों को और भी खास बनाने के लिए हनीमून पर निकल पड़े। वे नए नए जगहों की सैर करते, खुशियों के पल साथ बिताते रहे। लेकिन छुट्टियों का समय जल्दी ही खत्म हो गया। मनीष की फौजी जिंदगी की जिम्मेदारियां उसे फिर बुलाने लगीं। उसने अपनी पत्नी सिया और परिवार को अलविदा कहा। रामनाथ जी और शोभा जी के दिल में भी भारी उदासी थी, क्योंकि बेटे का घर से दूर जाना हमेशा एक दर्द होता था। सिया की आंखें भी आंसुओं से भर आई थीं। उसे पता था कि एक फौजी की जिंदगी में ये दूरी और इंतजार आम बात है, पर फिर भी दिल टूट सा गया था। उसने मन ही मन मनीष के सुरक्षित लौटने की दुआ की और अपनी भावुकता को छुपाते हुए उसे विदा किया। मनीष के देश सेवा में जाने के बाद सिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके ससुराल में माहौल बदल रहा है। जो पहले प्यार और सम्मान था, अब वह बदलकर ताने और कटुता में बदल गया था। सासू माँ की नजरें अब उसके ऊपर तीखी थी और हर बात पर उसे दोषी ठहराया जाता था। तुमने दहेज में ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। सासू माँ रोज सुबह सिया को ताने मारती। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं? ससुर जी चुपचाप बैठे रहते, कभी अपनी पत्नी या बेटी को समझाने की जहमत नहीं उठाते कि बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो। नंद भी अपनी मर्जी से आती जाती और जब मन करता सिया को बहकाती या भड़काती। घर में कोई मदद नहीं करता था। पूरा दिन सिया काम में लगी रहती, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता। सास, ससुर और नंद का अत्याचार हद बढ़ता ही जा रहा था। सिया के दिल में दर्द बढ़ता गया, पर वह किसी को भी अपनी तकलीफ बताने से कतराती। मनीष को परेशानी में डालना वह नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका पति देश की सेवा में था और वह जानती थी कि उसकी मजबूरी क्या है। माँ बाप को भी वह परेशान नहीं करना चाहती थी।
फोन पर मनीष से बात करते हुए भी सिया अक्सर चुप रहती। मनीष को हर बार फोन पर उसके बारे में जो जवाब मिलता उससे शक होने लगता। उसकी माँ या बहन ही बात करती और वो बताते कि सिया आराम कर रही है, सो रही है, शॉपिंग पर गई है या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। मनीष के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में सब कुछ वैसा है जैसा बताया जाता है, या कहीं सिया के साथ कुछ ठीक नहीं, पर वह अपने दिल की बात सिया से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस तरह सिया चुपचाप दर्द सहती रही, समाज के उस कड़वे सच को झेलती रही जो कई लड़कियों की कहानी है, जहां शादी के बाद प्यार और सम्मान की जगह ताने और अकेलापन ले लेते हैं। हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक दिन सिया के पिता उससे मिलने घर आए। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी सास और नंद को यह बिल्कुल नागवार गुजरा। वे दोनों मिलकर सिया के पिता पर खूब चिल्गालियां दी और उन्हें घर से भगा दिया। सिया जो सब कुछ देख रही थी कुछ कह नहीं पाई। उसकी आवाज कहीं दब गई थी। वह कैसे शिकायत करे अपने पति मनीष से। फोन पर भी जब बात करनी चाहती तो बहस, ताने और कटु बोल सुनने पड़ते। पर सिया का दिल इस सब सहने से टूट रहा था। बहुत परेशान होकर सिया ने अपने पिता से कहा, चलिए कुछ दिन के लिए आपके साथ चलती हूँ, घर के माहौल से बाहर कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। उसके पिता ने भी बेटी का दिल देखकर तुरंत हामी भर दी। जब सिया अपने पिता के साथ गई तो वहां के सुकून और अपनापन ने उसका मन हल्का कर दिया। कुछ दिनों में उसके चेहरे पर वो रौनक लौट आई जो लंबे वक्त से गायब थी। लेकिन सास ने मनीष को फोन करके उल्टा ही बयान दिया, बेटा तुम्हारी वाइफ अपने पिताजी के साथ मना करके चली गई, जबकि हमने उसे कितना प्यार और सम्मान दिया। वह जल्दी जल्दी निर्णय ले ही है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मनीष को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ कि उसकी सिया ऐसा कर सकती है। उसके मन में शक और उलझन की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह जानता था कि सिया कभी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेती। यह सब देखकर मनीष के दिल में सवाल उभरने लगे, लेकिन वह कैसे सच जान पाएगा, यह अब बाकी था। घर का दरवाजा हल्के से खुला। सिया रसोई से आ रही चीख पुकार की आवाजों से घबराई हुई थी और उसी वक्त दरवाजे के बाहर मनीष खड़ा था। अपनी छुट्टियों का किसी को न बताकर वह सरप्राइज देने आया था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा सब कुछ बदल गया। तू कामचोर है, निकम्मी है, घर बर्बाद कर दिया इसने। ये आवाज शोभा जी की थी। अरे मम्मी एक तमाचा और मारिए, बहुत बनती है ये। राधा की हंसी गूंज रही थी और फिर उसकी मां ने सिया को थप्पड़ मारा। सिया का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। एक कोने में उसके पिताजी खामोश खड़े थे, जैसे सब कुछ देख रहे हों, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। बस मनीष की दहाड़ जैसे पूरे घर को हिला गई। सब लोग चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। मम्मी ये क्या कर रही थी आप? हाथ उठाया आपने। और आप दीदी, आपको शर्म नहीं आई बहू पर हंसते हुए? और बाबा, आप सब देखकर भी खड़े रहे। शोभा जी घबरा गई। बेटा तू कब आया? ये तो सिया की गलती थी, मुझसे बदतमीजी कर रही थी। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मम्मी, मैं सब देख चुका हूँ। इस घर में इंसानियत मर चुकी है। मनीष ने गुस्से में अपनी वर्दी की टोपी एक कुर्सी पर फेंकी और सीधे सिया के पास गया। क्यों सहती रही तुम ये सब? मुझसे क्यों नहीं कहा? सिया सिर्फ रोती रही। उसकी हिचकियों में जितना दर्द था, मनीष के दिल को उतना ही चीर रहा था। फिर मनीष खड़ा हुआ और बहुत शांत स्वर में बोला, अब ये घर मेरी पत्नी का नहीं रहा। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मेरा भी कोई स्थान नहीं। मैं सिया को इस नर्क से आज ही ले जा रहा हूं। शोभा जी घबरा गई। बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, अगर तू भी चला गया तो? सहारा वही होता है मां जो दूसरों को सहारा दे। आप लोग तो उसे गिराते रहे, आज आपने मुझे भी खो दिया। और वो दिन उस घर में जैसे तूफान बनकर आया। मनीष ने सिया का हाथ थामा और पहली बार सिया की आंखों में जो आंसू थे, उनमें दर्द के साथ सुकून और सुरक्षा की झलक थी। मनीष ने सिया का हाथ थामा और बिना पीछे देखे उस घर से निकल पड़ा। शोभा जी रोती रही। राधा पहली बार खामोश हो गई और सिया के पिताजी उस जाते हुए जोड़े को देखकर बस एक लंबी सांस भरकर रह गए।
मनीष सिया को शहर के एक साफ सुथरे अपार्टमेंट में लेकर आया। ये घर छोटा है सिया, लेकिन अब इसमें कोई ताने नहीं होंगे, कोई थप्पड़ नहीं, सिर्फ हमारा साथ होगा। सिया की आंखों में अब भी अतीत की परछाइयां थीं, पर मनीष के शब्दों में उसे अपने होने का एहसास मिला। कुछ हफ्तों में मनीष को दोबारा ड्यूटी पर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार वह सिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने एक विचार लिया, सिया, तुमने इतना कुछ सहा, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद को पहचानो। जो सहती रही, अब वही औरों को सहने से रोक सकती है। मनीष के कहने पर सिया ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सपोर्ट करता था। धीरे धीरे वह वहां की जान बन गई। उसने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन जब दूसरी औरतें अपने जख्म दिखाती थीं, सिया बिना कुछ कहे उन्हें समझ लेती थी। एक दिन उसने एक सेमिनार में पहली बार माइक पकड़ा। मैं कोई खास नहीं हूं, लेकिन मैंने सीखा है कि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह होता है। जिस दिन मैंने सच बोलने की हिम्मत की, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन वहां बैठी कई महिलाओं की आंखों में आस जगी और तालियों में एक नई क्रांति की शुरुआत थी। वहीं दूसरी ओर मनीष के फैसले ने उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया था। पड़ोसी बातें करने लगे, समाज उंगलियां उठाने लगा। इकलौता बेटा छोड़ गया, कुछ तो कारण रहा होगा। धीरे धीरे वही शोभा जी जो कभी ताने देती थी, अब तानों का निशाना बन गई। राधा की शादी की बातें बिगड़ने लगीं। उसके भाई भाभी का क्या मामला था? तब जाकर शोभा जी को पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान सिर्फ बहू का नहीं जाता। पूरा घर उसका साथ न दे तो समाज सबका मुंह काला करता है। सिया अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन शोभा जी यानी उसकी सास को अब भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। वह अब भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने सिया के साथ कुछ गलत किया है। राधा भी अपने पुराने रवैये में कोई बदलाव नहीं लाई थी। सिया के शांत स्वभाव और सहनशीलता को वे दोनों उसकी कमजोरी मान बैठी थीं। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य चाहे जितनी देर से सामने आए, मगर छिप नहीं सकता। एक दिन राधा के ससुराल वालों को एक विवाह समारोह के दौरान सिया से जुड़ी कुछ बातें सुनने को मिली। वहां किसी रिश्तेदार ने बताया कि कैसे राधा जब तब मायके में जाकर अपनी भाभी को ताने मारती है, उससे जबरन घर का काम करवाती है, और कैसे सिया की सास शोभा जी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती हैं। यह सब सुनकर राधा की सास चौंक गई। उन्होंने तुरंत राधा से बात की और गुस्से में बोली, राधा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम समझते थे कि तुम एक समझदार बहू हो, लेकिन तुमने तो अपने ही घर की बहू के साथ अन्याय किया। जिस लड़की ने तुम्हारे भाई के लिए सब कुछ छोड़ा, उसके साथ ऐसा व्यवहार। क्या यही संस्कार लेकर आई थी? कुछ नहीं बोल पाई। उसका सिर शर्म से झुक गया। जब राधा के पति को यह सब पता चला तो वह आगबूला हो गया। उसने राधा को डांटते हुए कहा, सिया मेरी दूर की बहन लगती है, लेकिन उससे पहले वह इस घर की बहू है। तुमने एक अच्छी लड़की का दिल दुखाया, और वो भी बिना किसी वजह के। मैं तुम्हारे इस व्यवहार को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने राधा से बात करना बंद कर दिया। राधा के ससुर भी उससे दूरी बनाने लगे। घर में राधा अकेली पड़ने लगी। तब जाकर उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कैसे सिया कभी उसकी शिकायत नहीं करती थी, सब सहती थी, फिर भी सबके लिए मुस्कुराने की कोशिश करती थी। अब राधा का घमंड चूर हो चुका था। हर रात सोचती, मैंने आखिर सिया के साथ ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो नई बहू थी, या इसलिए कि मैं खुद को सबसे ऊपर समझती थी? एक दिन अकेले बैठी रो रही थी, तभी उसकी जेठानी पास आई और बोली, राधा, अब भी देर नहीं हुई है। जिस बहू को तूने कभी अपना नहीं समझा, उसी से माफी मांग, तू अपने रिश्तों को बचा सकती है। सिया जैसी औरतें सबके नसीब में नहीं होती। अगली सुबह राधा अकेले अपने मायके आई। सिया आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी जब राधा ने धीमे कदमों से आकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सिया भाभी, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। आपने कभी शिकायत नहीं की, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, जबकि आपके पास हर हक था। सिया कुछ देर तक चुप रही, उसकी आंखें भर आई थीं। फिर उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, जब तक इंसान को अपने कर्मों का एहसास ना हो, तब तक वो इंसान ही नहीं कहलाता। तेरा पछतावा तेरी सबसे बड़ी माफी है, लेकिन आगे की राह तुझे खुद सुधारनी होगी। उसी शाम राधा ने अपने पति को फोन किया और सारी बात सच सच बता दी।
पति ने कहा, गलती कोई भी कर सकता है राधा, लेकिन सुधार वही करता है जो सच में बदलना चाहता है। अगर तू वाकई बदलना चाहती है तो मैं तुझे एक और मौका जरूर दूं देश। एक एक करके सबका व्यवहार बदलने लगा। अब तक हमेशा सिया को ताने देने वाली सास आज आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ी थी। बहू, मैंने तुझे सिर्फ दहेज से तोला, इंसानियत से नहीं। आज जब तुझे खोने का डर लगा तब समझ आया कि तू इस घर की इज्जत है, बर्बादी नहीं। तू चाहे तो हमें छोड़ सकती है, पर एक बार माफ कर दे। सिया उन्हें देखकर शांत मुस्कुरा दी। माँ, मैंने माँ के रूप में आपको हमेशा चाहा। अगर आप मुझसे दिल से माफी मांग सकती हैं तो मैं कैसे इन रिश्तों से मुंह मोड़ सकती हूँ। और फिर सबसे आखिर में राधा ने सिया का हाथ थाम लिया। भाभी, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती को माफ किया। आज मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि औरत और औरत की दुश्मनी से क्या मिलता है। अब मैं आपकी छोटी बहन बनकर हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मनीष ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। उसने सिया का हाथ थामा और बोला, तुम्हारे सब्र ने एक परिवार को तोड़ने से बचा लिया सिया। आज मैं तुमसे फिर एक बार शादी करना चाहता हूँ, इस बार पूरे सम्मान और प्यार के साथ। अगले दिन घर के आंगन में पूजा हो रही थी। सभी ने मिलकर एक नया व्रत रखा। हर रिश्ते में समझदारी, इज्जत और बराबरी की नींव होगी।